We made simple. So in today's lesson what we are going to do, we are just going to discuss our BFM unit number 28 theory portion which is based on asset classification and provisioning norms. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक एक चीज़ बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक भी है, आपको कंसेप्ट क्लियर होगा जिसको आप रियल लाइफ बैंकिंग में यूज कर सकते हैं और ऑब्वियसली आप डेली बेसिस पे यूज करते ही हैं, आपका रिवाइव हो जाएगा चीज़ें और कुछ चीज़ें जो आप नहीं समझे होंगे वो आप समझ पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से. एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग नॉर्म्स, इससे हर एक साल केस स्टडी पूछा जाता है. आजकल पैटर्न देखा गया है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे ज़्यादा जोर है आईएवीएफ का, तो थ्योरेटिकल सवाल ही पूछा जाएगा इस टॉपिक से. शुरुआत करते हैं हम लोग पहले कंसेप्ट के साथ. देखिए दोस्तों, बताया जा रहा है कि बैंक पैसा लेंड करती है यानी एडवांस देती है, राइट. बैंक एडवांस देती है और बदले में क्या एक्सपेक्ट करती है, इंटरेस्ट एक्सपेक्ट करती है. तो वो इंटरेस्ट इनकम जो है ना वो बैंक का वो सैलरी है बैंक का, ठीक है. तो ये पॉइंट है. दूसरी पॉइंट है कि एक्रूअल बेसिस, यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया एक्रूअल बेसिस. इमेजिन कीजिए कि आपको पेमेंट मिल रहा है हर एक महीना, तो बैंक आपके सैलरी को रिकॉर्ड कर रही है अर्नड ऑन फर्स्ट, चाहे आपने पैसे को 15 तारीख तक क्यों ना देखा क्यों ना हो, ठीक है. यही होता है एक्रूअल बेसिस. मतलब वो एक्सपेक्ट करती है कि आप उस बोरोड मनी को पे बैक करेंगे इंटरेस्ट के साथ, इसीलिए वो उस इनकम को राइट वे बुक कर देती है. इसे कहा जाता है एक्रूअल बेसिस. मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि बैंक एक्रूअल बेसिस का मतलब कि आपको मान लीजिए कि हर एक महीना पेमेंट मिल रहा हो, तो बैंक आपके सैलरी को बोल देती है कि हाँ पहला तारीख को अर्न किया गया है, चाहे आप उसे 15 तारीख तक ना देखे हों. इसी कहा जाता है एक्रूअल बेसिस. वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बोरोड मनी को पे बैक कर दें इंटरेस्ट के साथ, इसलिए वो इस इनकम को राइट अवे बुक कर देते हैं. बैंक राइट अवे बुक कर लेती है उस इनकम को. फिर क्या कर रहा है, इनिशियल इनकम बुक्ड ऑन द एक्रूअल बेसिस फॉर परफॉर्मिंग एडवांस एंड वाइल वेयर इंटरेस्ट इज चार्ज टू द एसेट एंड लेटर रिकवर फ्रॉम द बोरोवर, ठीक है. फिर सेकेंड पॉइंट है हमारा मर्केंटाइल अप्रोच. मर्केंटाइल अप्रोच आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों. इसका मतलब समझिए, मर्केंटाइल अप्रोच के क्या मतलब ये होता है, मान लीजिए क्या हो यदि आप अपना सैलरी पे करना बंद कर दें, ठीक है, तो बैंक नर्वस हो जाएगी. सैलरी मतलब कि आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो उसकी बात हो रही है. आप इंटरेस्ट पे करना बंद कर दें, बैंक नर्वस हो जाएगी और वो सोचने लगेगी कि उसका पैसा वापस नहीं मिलेगा, ठीक है. तो वो उसे काउंटिंग करना बंद कर देगी कि इंटरेस्ट आने वाला है इनकम के रूप में, जब तक वो उसे रिसीव ना करे. मतलब ये हुआ कि होल्ड ऑन करो, मुझे देखना है कैश इससे पहले कि मैं सेलिब्रेट करूं. इसे कहते हैं मर्केंटाइल अप्रोच. तो एक होता है हमारा एक्रूअल बेसिस, ठीक है. देखिए एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या हुआ कि आप चाहे इंटरेस्ट महीना के अंत में भी क्यों ना दें, लेकिन बैंक अपना इंटरेस्ट जो है, अपना इनकम जो है पहले तारीख को ही बुक कर लेती है, समझे. ये होता है एक्रूअल बेसिस. लेकिन अब आप मान लीजिए देना बंद कर दिए बैंक को अपना इंटरेस्ट ही देना बंद कर दिया, तो बैंक भी स्टॉप मोड ले लेती है. बैंक भी बोलती है होल्ड ऑन, जब तक मुझे कैश नहीं मिल जाता इस पार्टिकुलर कस्टमर से तब तक हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे. ये होता है मर्केंटाइल अप्रोच. और एक टर्म आप देखेंगे, मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा, निश्चित पहले बात को सुनिए. एक होता है हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है. यहाँ देखिए लिखा है नॉन परफॉर्मिंग एसेट. ये क्या होता है कि यदि आपने 3 महीना तक पे नहीं किया, 90 डेज मतलब 3 महीना होता है, 3 मंथ होता है, तो 3 महीना तक यदि पे नहीं किया तो बैंक का वरीड हो जाएगी, ठीक है. तो वो ऑफिशियली आपके लोन को नॉन परफॉर्मिंग लेवल कर देगी. समझिए कि सैलरी जो है बैंक का इनकम प्रोबेबली लॉस्ट हो गया, ठीक है. वो इनकम एक्सपेक्ट ही नहीं करेगी और उसके लॉस लेना पड़ेगा. जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर मैं आपको तीनों कंसेप्ट समझाता हूँ. एक यहाँ एक्रूवल है, एक मर्केंटाइल है और एक यहाँ नॉन परफॉर्मिंग. देखिए मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपया बैंक से उधार लिया, $1,000 उधार लिया, 10% ब्याज दर था, एनुअल इंटरेस्ट था. तो बैंक इमीडिएटली एक्सपेक्ट करती है $100 इनकम के रूप में, इमीडिएटली एक्सपेक्ट करेगी $100 इनकम के रूप में, चाहे आपने उसे पेमेंट किया हो या ना किया हो. ये होता है हमारा एक्रूअल बेसिस. एक्रूअल का मतलब ये होता है वो इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लेगी अपने इनिशियल डे में कि मुझे $100 हर एक महीना मिलेगा. लेकिन अब मर्केंटाइल में क्या होता है, मर्केंटाइल का मतलब मान लीजिए कि आपने 3 महीना पेमेंट मिस कर गए, आपने लगातार 3 महीना पेमेंट दिया ही नहीं, तो बैंक जो अच्छा बताइए, जो इसका एक्सपेक्टेड इनकम था मंथली इंटरेस्ट मान लीजिए कितना होता है, $7.5 होता ना, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, तो $7.5 होता है मंथली इंटरेस्ट, ठीक है. तो यही होगा ना, 7.5 होता है इसका मंथली इंटरेस्ट. लेकिन बैंक जो है ये $7.5 मंथली इंटरेस्ट को काउंट करना छोड़ देगी, ठीक है. तब तक छोड़ देगी जब तक इसको मिले ना. इसे कहते हैं मर्केंटाइल अकाउंटिंग अप्रोच. अब एनपीए क्या होगा, एनपीए कब होगा, मान लीजिए कि आपने 6 महीना तक पे नहीं किया,
फिर 6 महीने तक पे नहीं किया, तो बैंक जो है इस $1000 को ना बोलेगी कि ये हमारा लोन नॉन परफॉर्मिंग हो गया है और वो कोई इंटरेस्ट वो एक्सपेक्ट कर रही है कि उसका इंटरेस्ट जो है लॉस हो गया। तो बेसिकली अपने बैंक अपने इनकम को काउंट करती है जब वो एक्सपेक्ट करती है उसे रिसीव हो जाए, ठीक है। कॉशन भी है यदि ट्रबल हो, और चीज़ों को राइट ऑफ भी करती है। वही चीज़ यहाँ समझाया जा रहा है कि इनिशियली अकाउंट को एक्रूअल बेसिस पे बुक किया जाता है। यदि बैंक डिफिकल्टी फेस कर रही है इंटरेस्ट रिकवर करने में 90 डेज के अंदर, तो उसे तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करेगी जब तक उसे मिल ना जाए। इसे कहते हैं मर्केंटाइल अप्रोच। और फाइनली यदि स्टिपुलेटेड टाइम में नॉन रिकवरी होता है तो हम उसे एनपीए मान देते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट मान लेते हैं। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट को समझ, होपफुली आपको ये 3 अप्रोच समझ में आ गया। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने स्टफ को ग्रुप करना। मान लीजिए कि आपके पास जितने भी एसेट हैं, वही कर रहा है ना, आपके पास जितने भी एसेट है जैसे क्लॉथ, गैजेट, फर्नीचर, हम उसे 4 मेन कैटेगरी में बुक कर सकते हैं, ठीक है। 4 मेन ग्रुप में हम उसे बुक कर सकते हैं। तो ये 4 तरह के मेन एसेट ग्रुप होते हैं और प्रत्येक ग्रुप के अंदर आप उसे फर्दर सब कैटेगराइज कर सकते हैं जिसको बोलते हैं सब ग्रुप, ठीक है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपने इलेक्ट्रॉनिक किया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, आपके पास कुछ फर्नीचर का आइटम है, आपके पास कुछ क्लॉथ्स का आइटम है, ठीक है, और आपके पास कुछ रैंडम स्टफ है। तो ये 4 ग्रुप हो गया। अब इसके प्रत्येक ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास फ़ोन हो सकता है, आपके पास लैपटॉप्स हो सकते हैं, ठीक है, फिर किचन एप्लियंस हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सब ग्रुप भी बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बताया जा रहा है कि फेयरर रूल फॉर योर स्टफ, मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या बताया जा रहा है कि ओवर द टाइम जो हमारा रूल था वैल्यू देने का और इन सभी चीज़ों का ध्यान रखने का, जिसको एसेट क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ये कंसिस्टेंट हो गया है और ऑब्जेक्टिव हो गया है, ठीक है, हैव बिकम मोर ऑब्जेक्टिव ओवर द टाइम। इसको ऐसे समझिए कि कंसिस्टेंट और ट्रांसपेरेंट गाइडलाइन है कि आपको अपने रूम को क्लीन करना है, राइट। तो ये पॉइंट है। अब जरा बात करते हैं 1991 में, 1991 में एक एक्सपर्ट्स के ग्रुप थे। एक्सपर्ट कौन थे? नरसिम्हन कमेटी एक्सपर्ट। इन्होंने स्टडी किया कि कैसे बैंक अपने स्टफ को मैनेज करे, कैसे बैंक अपने एसेट को मैनेज करे। इस पर सवाल पूछा गया था इस साल कि हाउ डू बैंक मैनेज देयर स्टफ और एसेट। ये ग्रुप का फॉर्म हुआ 1991 में एम नरसिम्हन कमेटी के द्वारा। उन्होंने ये पता लगाया कि कभी कभी बैंक जो है ना हमेशा अपफ्रंट नहीं रहते हैं। ऑलवेज बैंक आर नॉट अपफ्रंट किस चीज़ के बारे में, कितना वैल्यूएबल उसका स्टफ है, ठीक है, मतलब बैलेंस शीट में ट्रांसपेरेंसी कभी कभी नहीं होती है, राइट। तो इसीलिए दोस्तों कमेटी ने सजेस्ट किया कि बैंक एक इंटरनेशनल गाइडलाइंस को फॉलो करे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करे, ताकि अपने स्टफ को अकाउंटिंग कर सके, उसे वैल्यू दे सके, ताकि सभी लोग उसके ट्रू वैल्यू को देख सकें। उन्होंने ये कमेटी ने एक और चीज़ पे जोर दिया कि हमारे पास एक कंसिस्टेंट रूल हो, यूनिफॉर्म अकाउंटिंग प्रैक्टिस हो, ताकि हम इनकम को रिकॉग्नाइज करें और बैड डेब्ट के साथ डील करें। तो शॉर्ट में कहें तो कहने का मतलब कि एसेट को आप ग्रुप कीजिए और बेटर तरीके से आप मैनेज किया जा सकता है। पहले ये करने में दिक्कत हो रहा था, पहले ग्रुपिंग और मैनेजिंग में दिक्कत हो रहा था, तो नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन पे एसेट का ग्रुपिंग और मैनेज करना आसान हो गया। जैसे आप अपने घर पे अपनी बिलोंगिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसी तरह से बैंक ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है अपने फाइनेंस के बारे में, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो ये होपफुली आपको पूछा जाएगा कि एम नरसिम्हन कमेटी का क्या क्या रिकमेंडेशन था, तो आप उसका जवाब दे पाएंगे। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट है हमारा एनपीए के बारे में कुछ और पॉइंट बताया जा रहा है। इमेजिन कीजिए कि आपने पैसा दिया अपने दोस्त को कि वो एक बाइक खरीदे, मतलब आपने लोन दिया अपने दोस्त को, क्यों दिया? क्योंकि वो बाइक खरीदे। यदि वो आपको वापस पे करता रहेगा जैसे उसने प्रॉमिस किया था तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो जो है पेमेंट करना रोक दे, ठीक है, तो वो कहलाता है हमारा एनपीए। वो जो एसेट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एनपीए कहते हैं। अब सेकंड पॉइंट है दोस्तों काउंटिंग ऑन रियल मनी नॉट प्रोमिसेस। ट्रेडिशनली बैंक क्या करती है? बैंक फ्यूचर इंटरेस्ट पेमेंट को काउंट करती है, ठीक है। बैंक क्या करती है कि जो इनका फ्यूचर इंटरेस्ट पेमेंट आएगा उसे काउंट करती है, ठीक है, एनपीए से, उसे इनकम के रूप में, ठीक है। तो एनपीए कोई अकाउंट एनपीए तो हो गया, लेकिन एनपीए से यदि कोई फ्यूचर इंटरेस्ट पेमेंट आएगा उसको इनकम काउंट करती है, चाहे वो श्योर ना हो कि आपका दोस्त आपको पे करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आप एज्यूम कीजिए कि आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो उस बाइक पे, चाहे आपका फ्रेंड बेच भी दिया हो और उसे आपको रिपे ना कर पाया हो। फिर दोस्तों क्या बताया जा रहा है? तो नया रूल ये कहता है कि बैंक शुड ओनली काउंट एनपीए इनकम व्हेन दे एक्चुअली रिसीव द मनी। एक्रूअल बेसिस पे नहीं होना चाहिए, ठीक है।
पहले आपको मिल जाए पैसा तभी आप उसे रिकॉग्नाइज कीजिए। बैंक इनकम एनपीए इनकम तभी काउंट करे, ठीक है, ऑन द रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी, नॉट ऑन एक्रूवल बेसिस, ठीक है। आप किसी अनसर्टेन प्रॉमिस के बेसिस पे नहीं कर सकते। मतलब जब आपको पैसा मिल जाए तभी आप उसे इनकम की तरह ट्रीट कीजिए। प्रॉमिस पेमेंट को आप जिसके बारे में आप श्योर नहीं है उसको नहीं कंसीडर करना है। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है फेयर एंड कंसिस्टेंट रूल फॉर ऑल बैंक, ठीक है। तो यही कर रहा है प्रॉपर एसेट क्लासिफिकेशन गाइडेड बाय ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया सजेस्टेड बाय प्रोविजनिंग। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि पहले क्या होता था कि बहुत सारे बैंक का अलग अलग तरीका था एनपीए के साथ डील करने का, क्लासिफाई करने का, जिससे जो है अब उनके फाइनेंशियल हेल्थ को कंपैरिजन में डिफिकल्टी आती थी, ठीक है। तो लेकिन अब क्या हुआ, आरबीआई रिजर्व बैंक ने एक क्लियर और कंसिस्टेंट रूल बना दिया है सभी बैंक को कि वो अपने एनपीए को क्लासिफाई करें और मैनेज करें, राइट। तो आरबीआई के द्वारा एक क्लियर सेट एंड कंसिस्टेंट रूल बनाया गया है जिसके थ्रू आप आसानी से समझ सकते हैं कि कितना हेल्दी एक बैंक है, राइट। तो ये आरबीआई का एक नया नियम है, आरबीआई फेस्ड इन प्रूडेंशियल नॉर्म्स अलाइंग विद इंटरनेशनल प्रैक्टिस प्रमोटिंग कंसिस्टेंसी एंड ट्रांसपेरेंसी इन बैंक अकाउंट। दोस्तों एक और पॉइंट है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे देखिए एक पॉइंट लिखा गया है ऑब्जेक्टिव इनकम। तो गोल ये है कि बैंक का इनकम को रिलायबल बनाया जाए, एक्यूरेट बनाया जाए, रियल मनी रिसीव के बेसिस पे, कोई होपफुल एस्टिमेट के बेसिस पे नहीं, ठीक है। तो ये पॉइंट है। अब देखिए करने का मतलब इस स्लाइड से क्या समझ में आ रहा है आपको कि बैंक अपने इनकम को किसी बैड लोन से इनकम को काउंट तभी करती है जब उसे पैसा मिल जाता है, होपफुल प्रोमिसेस के बेसिस पे काउंट नहीं करेगी। दूसरा पॉइंट, सभी जो बैंकें हैं वो सेम रूल को फॉलो करेंगे बैड लोन को मैनेज करने का, जो कि आरबीआई ने बनाया है ताकि ये आसानी हो समझने में। और तीसरा पॉइंट है कि बैंक का इनकम एक्यूरेट रहेगा, रिलायबल रहेगा, जैसे कि एक क्लीन और ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल रिपोर्ट होता है। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बीएफएम के कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स के बारे में बता दूं। इस कोर्स में दोस्तों आपको सबसे पहला चीज मिलता है आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी। कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए दोस्तों मैंने वीडियोस डाल रखे हैं, थ्योरी वीडियोस, एमसीक्यूज वीडियोस भी डाल रखे हैं कि इसमें केस स्टडी सब इंक्लूडेड है, किस प्रकार से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है इसको वीडियो के माध्यम से समझाया जाता है। दूसरा चीज़ प्रैक्टिस के लिए दोस्तों आपको सफिशिएंट एमसीक्यूज दिए जाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में, क्विजेस के फॉर्म में, मॉक टेस्ट के फॉर्म में। तीसरा दोस्तों आपको रिविजन के लिए आपको क्विक रिविजन सेशन प्रोवाइड किया जाएगा, यानी हर एक यूनिट का आपको क्विकली रिवाइज कर सकते हैं वैसा वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा जिससे आप चीज़ों को रिवाइज कर पाएं फास्ट ऑर्डर में। और चौथा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको 3 से 4 साल का प्रोवाइड किया जाएगा जिसके थ्रू आप देख सकेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन सा है। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी, प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और रिवीजन, ये 4 चीजें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है आपके बीएफएम के प्रिपरेशन का, जो कि एक सिंगल कोर्स आपको कवर करके दे रहा है। इसका नाम है बीएफएम कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। तो यदि आप इस कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो प्लीज मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें या हमारे ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइडेड है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो इमेजिन कीजिए कि आप अपने बिलोंगिंग को सॉर्ट कर रहे हैं, क्लॉथ को, गैजेट को, बुक को। आप चाहते हैं कि सभी लोग एग्री करें कि प्रत्येक कैटेगरी में क्या क्या है। तो इसे ही कहा जाता है यूनिफॉर्म और कंसिस्टेंट एसेट क्लासिफिकेशन। यहाँ लिखा है ना, यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ नॉर्म्स। आइडिया ये है कि हमारे पास क्लियर ऑब्जेक्टिव हो, रूल्स हो एसेट क्लासिफाई करने का, जैसे लोन को क्लासिफाई करते हैं ताकि सभी लोग समझें कि कब वो अच्छे होते हैं, कब वो बुरे होते हैं। उसके बाद दोस्तों आप सवाल ये उठता है कि जब आपका लोन जो है वो पैसा अर्न करना बंद कर दे, बैंक के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, जब लोन जो है पैसा अर्न ना करे, स्टॉप अर्निंग मनी, तो क्या होगा। कभी कभी क्या होता है कि लोन जो है ना, जो कि बैंक लोन देती है यानी एसेट बैंक के लिए होता है, वो इनकम जनरेट नहीं करता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनपीए बोलते हैं। वैसा एसेट जो कि लीज में भी हो सकता है जो कि हमारे इनकम जनरेट ना करे। तो इसको ऐसे समझिए कि आपने अपने दोस्त को लोन दिया बाइक के लिए, पैसा दिया बाइक के लिए, लेकिन वो आपको पेमेंट ही नहीं कर रहा है, तो वो एनपीए हो जाएगा, समझे। उसके बाद दोस्तों अब अगला सवाल है कि कैसे हम जाने कि लोन जो है ये खराब है, एनपीए है, हाउ डू वी नो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम लोग टर्म लोन की। तो टर्म लोन के लिए यदि पेमेंट का मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट या प्रिंसिपल पेमेंट अभी तक मान लीजिए 90 दिन तक नहीं हुआ हो, ठीक है, तो वो एनपीए कहलाएगा। ऐसा समझिए कि आपको बाइक का पेमेंट जो है 3 महीना तक नहीं मिला, तो बाइक का जो लोन है वो अब क्या हो जाएगा, सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो इसीलिए कहा गया टर्म लोन के लिए रूल क्या है कि 90 दिन से ज़्यादा तक यदि आपको इंटरेस्ट या प्रिंसिपल पेमेंट नहीं मिला है तो वो हम उसे एनपीए कर लेंगे। दूसरा है कि यदि ओवरड्राफ्ट अकाउंट है आपके पास, ओडी अकाउंट है, तो वो उसे कहते हैं आउट ऑफ ऑर्डर। उसके लिए एक नया वर्ड यूज किया जाता है, आउट ऑफ ऑर्डर। अभी आउट ऑफ ऑर्डर क्या होता है इसको हम लोग आगे अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो ओडी के लिए क्या वर्ड किया जाता है, आउट ऑफ ऑर्डर। यदि वो आउट ऑफ ऑर्डर है, आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो लिमिट है ना उससे ज़्यादा है बहुत लंबे समय तक, तो वो भी एनपीए कहलाएगा, ठीक है। तो मतलब कि ऐसा समझिए कि आप अपने अलाउंस को ओवर स्पेंड कर दिए, मतलब जितना आपको दिया गया उससे ज़्यादा आप खर्च कर दिए,
यही होता है ओवर स्पेंडिंग योर अलाउंस। तो ये भी सही नहीं है, इसीलिए इस अकाउंट को हम लोग ओवरड्राफ्ट अकाउंट को एनपीए होने का ये क्राइटेरिया है। तो कहने का मतलब इस स्लाइड से आप ये समझे कि क्लियर रूल जो है ना, जो यदि हमारा रूल क्लियर रहेगा उससे बैंक अपने लोन को फेयरली और कंसिस्टेंटली क्लासिफाई कर पाएगी। अब जो लोन बैंक को पैसा देना बंद कर दे उसको हम लोग एनपीए बोल देते हैं। अब यदि टर्म लोन की बात करें तो टर्म लोन को एनपीए तब बोला जाएगा जब 90 दिन तक हमारा प्रिंसिपल या इंटरेस्ट का रिपेमेंट ना हो, और सीसीओडी को एनपीए तब बोला जाता है जब अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर हो, मतलब हमने एक्सेसिव ड्रॉ कर लिया है उस अकाउंट से, लिमिट से ज़्यादा। अब दोस्तों बिल परचेज और डिस्काउंट की बात करते हैं। तो दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आपने इनवॉइस खरीदा, इमेजिन कीजिए कि आपने इनवॉइस खरीदा जिसको बिल परचेज और डिस्काउंटिंग बोलते हैं। तो आप जो है इनवॉइस तो ले लिए, आपको उम्मीद था कि ये पैसा हम तुरंत कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन दोस्तों पेमेंट जो है ना 90 दिन से ज़्यादा तक जो है अनपेड रह गया, ठीक है, तो वो एनपीए कहलाएगा। इनवॉइस खरीदना समझते हैं ना, इनवॉइस खरीदना बैंक की बात हो रही है। जैसे मान लीजिए कि हम ये पर्सन मैं हूँ, ठीक है, तो मैंने क्या किया कि किसी को सामान दिया तो बदले में बिल ले लिया, और ये बिल लेकर हम चले गए बैंक के पास। बैंक को बोले कि तुम ये बिल रख लो मेरे पास और इस आदमी से तुम पैसा कलेक्ट कर लेना और बदले में मुझे पैसा दे दो। बैंक ने तो मुझे पैसा दे दिया और बिल रह गया बैंक के पास। 90 दिन तक जो है बैंक को इससे पेमेंट ही नहीं मिला, ठीक है। तो वो बिल पेमेंट और बिल डिस्काउंटेड वाला अकाउंट एनपीए तब होता है जब वो ओवरड्यू हो जाए 90 दिन से ज़्यादा तक, समझे। उसके बाद क्रॉप लोन की बात करते हैं। देखिए फार्मर के लिए उनका जो लोन होता है वो क्रॉप साइकिल पे डिपेंड करता है। यदि शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, जैसे कि मान लीजिए वेजिटेबल है, ठीक है, तो वो ओवरड्यू होता है 2 सीजन तक। मान लीजिए दो सीजन तक वो ओवरड्यू हो गया, ठीक है। और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप जैसे कि मैंगो हो गया, ठीक है, वो 1 सीजन तक यदि ओवरड्यू हो गया तो ये ट्रेवल का साइन है और लोन एनपीए कहलाएगा, समझे। तो याद रख लीजिए शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए यदि 2 सीजन तक ओवरड्यू रह गया, पेमेंट नहीं किया गया प्रिंसिपल इंटरेस्ट, और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए यदि एक सीजन ओवरड्यू रह गया तो वो हमारा लोन क्या कहलाएगा, एनपीए कहलाएगा, ठीक है। अब दोस्तों क्या है, कभी कभी बैंक जो है ना टेम्प्रोरी फाइनेंसिंग सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जिसको कहा जाता है लिक्विडिटी फैसिलिटी। लिक्विडिटी फैसिलिटी क्या होता है, एक तरह का टेम्प्रोरी फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, बैंक कंपनीज को प्रोवाइड करती है जो कि बंडल्ड लोन को सेल करती है, इसको बोलते हैं हम लोग सिक्योरिटाइजेशन। जो भी कंपनी बंडल्ड लोन को सेल करती है ना उसको सिक्योरिटाइज कंपनी बोलते हैं। तो बैंक उसको लिक्विडिटी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। यदि ये सपोर्ट अनयूज रहे 90 दिन तक, ठीक है, तो ये यहाँ पे पोटेंशियल इशू है और अकाउंट एनपी होने का चांस है। फिर लास्ट पॉइंट है हमारा अनपेड बेट्स इन फाइनेंशियल मार्केट। बैंक कभी कभी बेट्स लगाती है फाइनेंशियल मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, जिसका नाम बोलते हैं डेरिवेटिव। बेटिंग करती है। तो यदि वो प्रॉफिट कमा ले, यानी प्रॉफिट कमाने का मतलब कि पॉजिटिव मार्क टू मार्केट वैल्यू, पॉजिटिव मार्क टू मार्केट वैल्यू का मतलब ही होता है प्रॉफिट। तो बेटिंग कर रही है बैंक और यदि वो प्रॉफिट कमा ले तो उसे पैसा मिलेगा, लेकिन यदि ये पैसा 90 दिन तक अनपेड रह जाए, समझ रहे हैं, 90 दिन तक उसे पैसा ना मिला तो वो एनपी अकाउंट एनपीए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, चाहे आपका अनपेड बिल्स हो, यहाँ देखिए बिल परचेज बिल डिस्काउंटेड है, या आपका मिस्ड क्रॉप पेमेंट हो, आपने क्रॉप पेमेंट नहीं किया, फार्मर ने नहीं किया, या आपका अनयूज्ड फाइनेंशियल सपोर्ट हो, या आपका बैड फाइनेंशियल बेट हो जो डेरिवेटिव कहलाता है, तो ये सभी के सभी चीज़ एनपीए में कन्वर्ट हो सकते हैं जब वो अनरिजॉल्व रहेंगे स्पेसिफिक पीरियड के लिए। यहाँ देखिए यहाँ भी 90 दिन है, यहाँ पे क्रॉप सीजन की बात हो रही है, यहाँ भी 90 दिन है, यहाँ भी 90 दिन है, तो 90 दिन सब में कॉमन है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे का चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मिस्ड इंटरेस्ट पेमेंट। मान लीजिए कि आपने बैंक से लोन लिया और आपने प्रॉमिस किया कि हम हर एक क्वार्टर में इंटरेस्ट पे कर देंगे, ठीक है, प्रॉमिस तो कर दिया आपने, लेकिन आप जो है इंटरेस्ट जो है पे करना भूल गए 90 दिन तक या क्वार्टर खत्म होने तक, तो बैंक जो है इसे अनरिलायबल मानेगी ना, ठीक है। तो उसी तरह दोस्तों वही कहा जा रहा है कि बैंक किसी एनपीए को क्लासिफाई करेगी तभी यदि इंटरेस्ट चार्ज किया गया किसी क्वार्टर में, वो सर्विस नहीं किया गया हो 90 दिन तक क्वार्टर में। आपने प्रॉमिस तो किया था कि 90 दिन तक हम 90 दिन या क्वार्टर में हम जो है आपको पैसा वापस कर देंगे जितना सेड अमाउंट है, लेकिन आपने किया नहीं, तो वो एनपीए में क्लासिफाई हो जाएगा। अच्छा, अभी मैंने आपको एक टर्म समझाया था आउट ऑफ ऑर्डर, समझाया था ना। अब देखिए उसका मतलब समझिए, बोला था कि सीसीओडी के में आउट ऑफ ऑर्डर होता है, इसका मतलब समझिए। तो समझिए कि बैंक का जो अकाउंट लिमिट है ना वो आपका क्रेडिट कार्ड का स्पेंडिंग लिमिट है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड का क्या है, स्पेंडिंग लिमिट है, बैंक का जो अकाउंट लिमिट है। तो यदि आप कंसिस्टेंटली उस लिमिट से ज़्यादा खर्च करेंगे तो आपका बैलेंस आउटस्टैंडिंग बैलेंस हो जाएगा, राइट। आप क्रेडिट कार्ड का लिमिट है मान लीजिए 50,000 और आपने 1 लाख रुपया खर्च कर दिया, तो आपका अकाउंट उस वक्त क्या कहलाएगा, आउट ऑफ ऑर्डर कहलाएगा। मतलब जितना आपका लिमिट है उससे ज़्यादा आपने खर्च कर दिया,
ठीक है। तो और उसमें आपके बैलेंस आउटस्टैंडिंग बैलेंस कहलाएंगे, ठीक है। तो आपने क्रेडिट कार्ड को लिमिट हर एक महीना जो है आपका, आपने क्रेडिट कार्ड के लिमिट को एक्सीड कर रहे हैं। तो वही कर रहा है कि कोई भी अकाउंट को आउट ऑफ ऑर्डर तब माना जाता है यदि आउटस्टैंडिंग बैलेंस कंसिस्टेंटली जो है सैंक्शन लिमिट से ज़्यादा हो। उसके अलावा दोस्तों तीसरा पॉइंट को समझिए। इमेजिन कीजिए कि आपका बैंक अकाउंट ना एक तरह का पिगी बैंक है। तो यदि आप कोई पैसा डालेंगे ही नहीं, मतलब कोई क्रेडिट ही नहीं होगा इसमें, इस पिगी बैंक में, ठीक है, 90 दिन तक, तो और आपके पास आपके लिमिट से भी कम पैसा है, ठीक है, मतलब बैलेंस जो है सैंक्शन लिमिट से भी कम है, मतलब आपके जो बैंक अकाउंट है, पिगी बैंक है, उसमें बैलेंस जो है सैंक्शन लिमिट से भी कम है, ठीक है, और आपने कोई पैसा डाला ही नहीं 90 दिन तक, ठीक है, तो फिर बैंक इसे इनएक्टिव मानेगी और आउट ऑफ ऑर्डर मानेगी। मैं फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों, कोई प्रिंसिपल ऑपरेटिंग अकाउंट है, उसका बैलेंस जो है सैंक्शन लिमिट से कम है और कोई क्रेडिट नहीं हो रहा है 90 दिन तक, ठीक है, या क्रेडिट इनसफिशिएंट है कि हम डेबिटेड इंटरेस्ट को कवर कर सकें, तो अकाउंट को आउट ऑफ ऑर्डर माना जाता है। मतलब मान लीजिए कि क्रेडिट है मान 10,000 रुपया और जो डेबिटेड इंटरेस्ट है वो मान लीजिए 20,000 रुपया है। 10,000 से कैसे आप 20,000 पूराइएगा, नहीं ना पूरा पाइएगा, अभी भी नेगेटिव बैलेंस ही रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउट ऑफ ऑर्डर बोलते हैं। समझे बात को? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये आउट ऑफ ऑर्डर होने का कुछ कंडीशन मैंने आपको समझाया कि सबसे पहले तो 90 दिन तक जो है आपने प्रॉमिस किया था 90 दिन तक पेमेंट कर देंगे, लेकिन आपने किया नहीं। दूसरा मैंने आपको समझाया कि आपने इंटरेस्ट पेमेंट आप मिस कर गए। तीसरा मैंने आपको बताया कि लिमिट एक्सीड कर गए, अकाउंट आपका इनएक्टिव है, ओवरड्यू पेमेंट, ये सभी आपके अकाउंट को आउट ऑफ ऑर्डर जोन में डाल देगा, राइट। चलिए, तो ये सब पॉइंट आपको क्लियर रखना है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग इनकम रिकॉग्निशन की। इनकम रिकॉग्निशन का मतलब कि कब आप अपने चिकन को काउंट करें, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि मनी आपके जब हैंड में आ जाए तब। इमेजिन कीजिए कि बैंक ने किसी को आपको लोन दिया, ठीक है, और आपने प्रॉमिस किया बैंक को कि मैं इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस कर दूंगा। तो ट्रेडिशनली बैंक फ्यूचर इंटरेस्ट इनकम के फ्यूचर इंटरेस्ट को ट्रेडिशनली मतलब होता था, ठीक है। ट्रेडिशनली बैंक क्या करती थी कि जो भी इंटरेस्ट इनका फ्यूचर इंटरेस्ट है ना, उसको इनकम के रूप में काउंट करती थी। अभी जब तक उसको मिला ही नहीं है, इसको बोलते हैं एक्रूअल बेसिस, मतलब अभी पैसा मिला नहीं है लेकिन उसको बोल दी कि हाँ ये जो मुझे फ्यूचर इंटरेस्ट आने वाला है ये मेरा इनकम है। लेकिन अब क्या हो गया है कि रूल ये है कि आप इनकम तभी काउंट कीजिए एनपीए से जब आपको एक्चुअली पैसा मिल जाए। मतलब इनकम रिकॉग्निशन पॉलिसी शुड बी ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी, नॉट ऑन एक्रूवल फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट। समझे बात को? तो एनपीए वाले से आपको जब पैसा मिल जाए, रिकवरी हो जाए, तभी आप उसे बोलिए कि हाँ मुझे इनकम मिल गया, इनकम आ गया। केवल आप होप कर रहे हैं कि हाँ मिल जाएगा, अगले महीना मिल जाएगा एक्रूवल बेसिस पे, तो अब वो नहीं चलेगा। समझे? दूसरा पॉइंट है हमारा कि नो इंटरेस्ट ऑन ब्रोकन गैजेट। तो मान लीजिए कि ब्रोकन गैजेट का मतलब एनपीए हो रहा है। एनपीए आपने जो पैसा दिया था, ठीक है, ब्रोकन गैजेट यू लेंट मनी टू बाय, लेकिन ये आप पैसा कमा ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपना इमेजिनरी इंटरेस्ट को तो ऐड कर नहीं पाएंगे इस प्राइस में, इसलिए बैंक अनपेड इंटरेस्ट फ्रॉम एनपीए अपने इनकम में ना जोड़े, क्योंकि रियल मनी नहीं है। तो मतलब जो भी एनपीए से इनकम हो रहा है वो ओनली रिकॉग्नाइज होगा जब एक्चुअली रिसीव होगा, नॉट ऑन एक्रूअल बेसिस। और बैंक शुड नॉट चार्ज और इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन एनी एनपीए इन देयर इनकम अकाउंट। मतलब किसी भी एनपीए अकाउंट से जो इनकम है या इंटरेस्ट है उसको अपने इनकम अकाउंट में चार्ज नहीं करे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एक्सेप्शन विद सेफ बेट एंड एक्सटर्नल लोन। कुछ एक्सेप्शन होते हैं, कुछ लोन जैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि टर्म डिपॉजिट के लोन हो गए, जैसे मान लीजिए कि एनएससी हो गया, आईवीपी हो गया, केवीपी हो गया, इसमें अभी भी इंटरेस्ट आप काउंट कर सकते हैं इनकम के रूप में यदि आपके पास इनफ कोलेट्रल है। जैसे आपके दोस्त का कुछ वैल्यूएबल वॉच है, आपने सिक्योरिटी के बैंक ने सिक्योरिटी के रूप में ले रखा है, ठीक है। तो जो भी आपका इंटरेस्ट है एडवांस पे, जैसे टर्म डिपॉजिट, एनएससी, आईवीपी, केवीपी, एलआई पॉलिसी, इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ड्यू डेट में यदि एडिक्वेट सिक्योरिटी, एडिक्वेट कोलेट्रल आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस हो गया, लेकिन बाकी केस में तभी रिकॉग्नाइज करना है आपको इनकम जब आपको एक्चुअली वो मिल जाए। स्ट्रक्चर कर दिया, राइट, किसी लोन को हमने रिस्ट्रक्चर कर दिया लॉन्गर डेडलाइन से, यानी रीनेगोशिएट किया, रीस्केड्यूलिंग किया आउटस्टैंडिंग डेब्ट का, यानी उसे हमें रिस्ट्रक्चर किया, ठीक है, लॉन्गर डेडलाइन एंड वी हैव रिस्ट्रक्चर्ड इट। तो जो भी फ़ी या कमीशन अर्न किया जाएगा, वाट एवर फी एंड कमीशन विल बी अर्न कैन बी काउंटेड एज इनकम ग्रेजुअली ओवर द न्यू लोन पीरियड। यानी जो हमारा एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड है ना, क्योंकि हमने चूँकि रिस्ट्रक्चर किया है तो क्रेडिट पीरियड तो बढ़ गया होगा, तो जो भी उससे हमको इनकम आ रहा है या कमीशन आ रहा है या फीस आ रहा है, उसको आप इनकम मान सकते हैं, उसको बैंक इनकम मान सकती है नए पीरियड में। मतलब ये पॉइंट है।
दूसरा पॉइंट है, मान लीजिए किसी लोन से गवर्नमेंट गारंटेड एडवांस मिल रहा है, यदि लोन जो है सरकार के द्वारा बैक किया गया है और वो लोन एनपीए हो जाता है, तो बैंक अभी भी उसे इंटरेस्ट के रूप में, उस इंटरेस्ट को इनकम के रूप में काउंट नहीं करेगी जब तक उसे एक्चुअली मिल ना जाए। एक्रूअल बेसिस पे तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट है। तो कहने का मतलब इस स्लाइड से आपको क्या क्लियर हो रहा है कि बैंक पैसा तभी काउंट करे बैड लोन से जब उसे एक्चुअली मिल जाए, विशफुल थिंकिंग के बेसिस पे ना करे। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था कि कोई इमेजिनरी इंटरेस्ट किसी ट्रबल लोन से इनकम में जा सकता है, नहीं जा सकता है। कोई भी इमेजिनरी लोन ट्रबल लोन से इनकम में नहीं जा सकता है, ठीक है। वही पॉइंट बताया जा रहा है, एक्रूअल बेसिस पे नहीं करना है। और तीसरा पॉइंट बताया जा रहा है कि कुछ सेफ बेट्स होते हैं, कुछ रिस्ट्रक्चर्ड लोन होते हैं, वो एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, इंटरेस्ट ऑन एडवांस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट, फीस एंड कमीशन रिजल्टेड फ्रॉम रीनेगोशिएशन, तो ये दोनों हमारे एक्सेप्शंस हैं इस पार्टिकुलर रूल्स के, ठीक है। तो लेकिन गवर्नमेंट बैक्ड एनपीए जो रहेगा ना, उसको भी आप नहीं कर सकते जब तक आपको पैसा मिल ना जाए। एक्सेप्शन क्या है याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा आप एक्रूअल बेसिस पे कर सकते हैं। तो ये याद रखिए, इंटरेस्ट ऑन एडवांस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट, और दूसरा है फीस एंड कमीशन रिजल्टिंग फ्रॉम रीनेगोशिएशन, ठीक है। तो उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एक्रूअल बेसिस पे, लेकिन बाकी केस में तो बिल्कुल नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं समझा रहा हूँ, इससे न्यूमेरिकल हर एक साल पूछा जाता है। चलिए, मतलब न्यूमेरिकल यानी कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला कंसेप्ट है हमारा अनफुलफिल्ड प्रॉमिस नीड एडजस्टमेंट। क्या मतलब हुआ? इमेजिन कीजिए कि बैंक ने किसी को आपको पैसा दिया, आपको लोन दिया बिजनेस एडवांस के लिए, बिजनेस के लिए लोन दिया, यानी एक तरह का एडवांस ही दिया बैंक ने आपको, राइट। तो आपने क्या किया कि एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट को अपने इनकम में जोड़ लिया। जो भी आपका इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड था, तो एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट को आपने क्या किया, अपने इनकम में ऐड कर लिया। लेकिन मान लीजिए कि बिजनेस उसका गिर जाता है और लोन एनपीए हो जाता है ईयर एंड तक, तो आपको अपने बुक को एडजस्ट करना पड़ेगा ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको बैंक से लोन मिला, ठीक है, तो आपने क्या किया, एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट को ऐड कर दिया अपने इनकम में। यू हैव एडेड द एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट टू योर इनकम, मतलब ये इंटरेस्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपने उसे अपने इनकम में ऐड कर दिया। लेकिन यदि बिजनेस फॉल कर जाती है और लोन एनपीए हो जाता है ईयर एंड तक, तो आपको अपने बुक को एडजस्ट करना पड़ेगा, वो एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट को हटाना पड़ेगा जो कि आपने प्रीवियसली काउंट किया था इनकम के रूप में, क्योंकि आपको मिला ही नहीं। वो वही बताया जा रहा है कि इफ एनी एडवांस इंक्लूडिंग बिल परचेज डिस्काउंटेड टर्न्स इनटू एनपीए बाय द ईयर एंड, तो जो भी इंटरेस्ट हमने एक्रू किया था, क्रेडिट किया था इनकम अकाउंट में कॉरस्पॉन्डिंग प्रीवियस ईयर में, उसे रिवर्स करना पड़ेगा यदि रियलाइज ना हुआ तो, ठीक है। तो मतलब समझिए कि आपने सोचा था कि ये अमाउंट मुझे मिलेगा, लेकिन आपको मिला ही नहीं, तो वो रिवर्स करना पड़ेगा वो पैसा। तो कहने का मतलब कि नो शॉर्टकट्स। तो ये एडजस्टमेंट जो है ना, ये रिवर्सल जो है सभी गवर्नमेंट गारंटेड लोन के लिए भी अप्लाई होता है। तो आपने क्या किया, गलती से उसे एक्रूअल बेसिस पे लिख दिया कि हाँ ये मेरा फ्यूचर इंटरेस्ट इनकम है, लेकिन वो मिला नहीं, तो आपको रिवर्सल करना पड़ा। और चाहे वो गवर्नमेंट गारंटेड लोन ही क्यों ना हो, ठीक है, जो सरकार के द्वारा गारंटेड किया गया हो, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि आपने लोन लिया था, बैंक ने लोन दिया था आपको, और आपका बिजनेस फॉल कर गया, ठीक है, भले ही सरकार से क्यों नहीं गारंटी मिला हो, तो आप भी उसको भी रिवर्सल करना पड़ेगा बैंक को। अब देखिए, फ़ी और कमीशन का कुछ सेम प्रिंसिपल होता है। जो भी फ़ी हो, जो भी कमीशन हो, बैड लोन को अर्न करने से मिला हो, ठीक है, डीलिंग विद बैड लोन, उसको भी आप ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। तो जिसको हमने एक्रू कर लिया, वो स्टॉप एक्रूइंग इन द करेंट पीरियड। यदि मान लीजिए कि आपने उसे कलेक्ट नहीं किया, तो आपको उसको फ्यूचर इनकम के रूप में काउंट नहीं करना है, और अपने बुक को अकॉर्डिंगली एडजस्ट भी करना है। मतलब रिवार्ड को वापस ले लेना, जो एक्सपेक्ट किया था कि जो कि आप हेल्प करेंगे अपने दोस्त को। तो कहने का, अभी मैंने बताया था ना कि कुछ केसेस में दिए आप एक्रू कर सकते हैं, लेकिन आप जो फ़ी हो गया, इनकम हो गया, तो उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, बुक में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अभी तक वो पैसा मिला नहीं है। यदि लीज एसेट के बारे में बात करें तो सेम स्टोरी है। तो सिमिलर रूल अप्लाई होता है लीज एसेट में। जैसे जिस इक्विपमेंट को आपने रेंट दिया है एज पर AS 19 लीजेस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 लीजेस, तो यदि लीज जो है, लेसी जो है, ध्यान दीजिएगा, यदि लेसी और लेसर होता है ना, यदि लेसी जो है पेमेंट करना रोक दे और लीज एनपीए हो जाए, तो जो भी एक्सपेक्टेड इनकम था लीज से, यानी फाइनेंशियल चार्ज जो कि आपने प्रीवियसली काउंट कर लिया था, उसको फिर से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आपने काउंट कर लिया था ये इस एक्सपेक्टेड इनकम को, लेकिन आपको फिर से उसे क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा अपने बुक में, यदि आपको वो रिसीव ना हुआ हो, ठीक है। तो समझिए कि ऐसा है कि आपका एक इमेजिनरी रेंटल इनकम है जिसको आपको रिमूव करना है, जो कि आपने सोचा था कि आपको उस वहाँ से मिल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ इस स्लाइड से, कि जो भी हमारा अनफुलफिल्ड प्रॉमिस है, व्हाट एवर अनफुलफिल्ड प्रॉमिस वी हैव फ्रॉम बैड लोन्स,
जो भी हमारा अनफुलफिल्ड प्रॉमिस है बैड लोन से या फीस से या लीजेस से, सभी में दोस्तों आपको एडजस्टमेंट चाहिए अपने बुक में, ताकि आप एक्सपेक्टेड इनकम को रिमूव कर सकें। कोई एक्सेप्शन नहीं है, गवर्नमेंट गारंटी के लिए भी ये सही सेम नियम लागू होता है, कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो फ्यूचर इनकम को काउंट करना रोक दीजिए अपने ट्रबल लोन से या लीजेस से, जब तक आपको वो पैसा मिल नहीं जाए। ये बात समझ में आई? तो यही होता है हमारा लीज एसेट के लिए भी नियम लागू होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है कि इमेजिन कीजिए कि आपने जो लोन लिया था अपने बिजनेस के लिए बैंक से, फाइनली कुछ पेमेंट तो आपने ओवरड्यू इंटरेस्ट में कर दिया, ठीक है, आपने कुछ पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो आप जो है एक्चुअल मनी को आप इनकम के रूप में बैंक काउंट कर सकती है, बैंक कैन काउंट दैट एक्चुअल मनी एज इनकम। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, इट कांट कम फ्रॉम न्यू लोन दे टुक, ठीक है, मतलब नया लोन जो उन्होंने लिया है वहाँ से ना आए। ध्यान दीजिएगा, रिफाइनेंसिंग वाला केस है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने अपने बिजनेस के लिए लोन लिया बैंक से और आपने क्या किया, एनपीए हो चुका था अकाउंट, लेकिन आपने कुछ इनकम जो आपको बिजनेस से आया उसको आपने वहाँ पे इंटरेस्ट, ओवरड्यू इंटरेस्ट में पेमेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो एक्चुअल मनी तो आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन ये बैंक को इंश्योर करना है कि ये जो पैसा डाला जा रहा है ना, ये रिफाइनेंस, ऐसा नहीं कि ये इस आदमी ने, मैंने बैंक से दूसरा लोन लिया और फिर से उस पैसे को यूज करके हम वो इंटरेस्ट चुका रहे हैं। तो रिफाइनेंसिंग द ओल्ड डेब्ट से ना हो, ठीक है, न्यू लोन से ये ना हो, समझे। तो ये चीज़ है। तो समझिए कि आपने इसको ऐसे समझ, ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है कि इंटरेस्ट रियलाइज ऑन एनपीए कैन बी रिकॉग्नाइज इन द इनकम अकाउंट बट ओनली इफ क्रेडिट टुवर्ड इंटरेस्ट आर नॉट फ्रॉम एनी न्यूली सैंक्शन क्रेडिट फैसिलिटी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने बैंक से लोन लिया एक बिजनेस के लिए, पहले ले रखा था, वो एनपीए बन गया, लेकिन एनपीए बदला, मुझे बिजनेस से कुछ इनकम हुआ तो मैंने इसमें क्या किया, जो हमारा ओवरड्यू लोन था उस पर कुछ पैसा पेमेंट किया। तो अब तो हम उस बैंक चाहे तो अब उस इनकम को काउंट कर सकती है, प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है कि ये जो मैं पैसा डाल रहा हूँ ना इनकम के रूप में, ये मैंने किसी नया लोन से पैसा नहीं डाल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हमने नया लोन लिया है बैंक से और वही पैसा को घुमा रहा हूँ, समझ रहे बात को, तो ये ना हो। दूसरा पॉइंट क्या बताया, कभी कभी कोई क्लियर एग्रीमेंट ही नहीं होता है कि हाउ टू यूज एनी मनी रिकवर फ्रॉम बैंक बैड लोन। तो ऐसे केस में बैंक जो है कंसिस्टेंट और फेयर रूल फॉलो करे, एलोकेट करे इन सभी पेमेंट को, यानी अप्रोप्रिएशन करवाए। मतलब ये डिसाइड करना है कि हाउ टू स्प्लिट लेफ्ट ओवर पिज्जा इक्वली इफ यू डोंट हैव एनी स्पेसिफिक एग्रीमेंट। मतलब यही कर रहा है कि इन एब्सेंस ऑफ क्लियर एग्रीमेंट बिटवीन बैंक एंड बॉरोवर फॉर द अप्रोप्रिएशन ऑफ द रिकवरीज एंड एनपीए, बैंक शुड अडॉप्ट अ यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। तो कोई क्लियर एग्रीमेंट नहीं होता है कि कैसे मनी रिकवर होगा, जो मनी रिकवर होगा बैड लोन से तो कहाँ यूज करेंगे। तो ऐसे केस में बैंक एक कंसिस्टेंट और फेयर रूल प्ले करे। अब बात करते हैं सॉर्ट आउट करना बैड लोन बाय बैडनेस। बैंक एनपीए को फर्दर क्लासिफाई करती है 3 ग्रुप में, ठीक है। डिपेंड करती है कि कितने लंबे समय तक वो अनपेड रहे हैं और क्या लाइकली है उनकी रिकवरी का। 2 चीज़ पे डिपेंड करती है, हाउ लॉन्ग दे हैव बीन अनपेड कितने समय तक रहे हैं, और दूसरा चीज़ है रिकवरी के क्या चांसेस हैं। ये 2 चीज़ पे डिपेंड करती है। तो सब स्टैंडर्ड एसेट क्या होता है, तो ये फ्रेश बैड लोन होते हैं जो कि ओवरड्यू हो चुके हैं 1 साल तक, ठीक है, एनपीए हो चुके हैं 12 महीना तक एज ऑफ 31 मार्च 2005, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये हमारा सब स्टैंडर्ड लोन होते हैं। फिर होते हैं डॉटफुल एसेट। तो डॉटफुल एसेट क्या होता है दोस्तों, यहाँ देखिए, सब स्टैंडर्ड एसेट, डॉटफुल एसेट और लो लॉस एसेट। डॉटफुल एसेट क्या होते हैं, लॉन्गर टर्म बैड लोन होते हैं जो कि 1 साल से ज़्यादा ओवरड्यू हो चुके हैं, ठीक है। लॉस एसेट क्या होते हैं, अनरिकवरेबल होते हैं, ठीक है। तो अभी तक इस स्लाइड में आपने क्या समझा कि जो एक्चुअल मनी हमें बैड लोन से रिसीव हुआ है उसे ही काउंट करना है इनकम के रूप में, कोई नया लोन से पैसा को नहीं काउंट करना है। बैंक के पास एक फेयर और कंसिस्टेंट तरीका होना चाहिए ताकि रिकवरी पेमेंट को एलोकेट करे, बैड लोन से जो भी पेमेंट रिकवरी हो रहा है उसे एलोकेट करे, और जो बैड लोन है उसको कैटेगराइज कर सकते हैं ओवरड्यू पीरियड के बेसिस पे और रिकवरी चांस के बेसिस पे। 3 कैटेगरी होता है, सब स्टैंडर्ड, डॉटफुल और अनरिकवरेबल यानी लॉस एसेट, ठीक है। तो ये 3 चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हो रहा है इस पार्टिकुलर स्लाइड से। अगले स्लाइड में चलते हैं और जरा बात करते हैं दोस्तों। इमेजिन कीजिए कि आपका फ्रिज है और आपने उसमें कुछ फ्रेश फूड नहीं है, उसको कैटेगराइज कर रहे हैं। तो सबसे पहला कैटेगरी होता है हमारा सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड यानी कि कुछ स्लाइटली स्टेल ब्रेड होंगे, ठीक है। तो ये जो ब्रेड है ना वो पास्ट में लेकिन अभी भी खाने योग्य हैं। मतलब इसमें ब्रेड समझिए कि लोन की बात हो रही है, इसमें कुछ क्रेडिट वीकनेस है जैसे लेकिन ये प्रॉब्लम हो सकता है यदि एड्रेस ना किया गया हो तो वैसा लोन, ठीक है, यानी कि वैल्यू इस कारण से डेप्ट लिक्विडेशन आ सकता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा सब स्टैंडर्ड लोन। अब कुछ क्वेश्चनेबल लेफ्ट ओवर होंगे, मतलब समझिए कि कुछ डॉटफुल लोन का मतलब क्या होता है, वैसे एसेट जो कि सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रह चुके हैं 12 महीना तक, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला लोन कहलाता है हमारा डॉटफुल एसेट।
तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखना है, एसेट क्लासिफाइड एज डाउटफुल शेयर द वीकनेस ऑफ सबस्टैंडर्ड एसेट बट दे आर एडिशनली कैरेक्टराइज बाय मेकिंग फुल्ली कलेक्शन और लिक्विडेशन हाईली क्वेश्चनेबल। क्या मतलब हुआ कि मैं फ्रिज का एग्जांपल ले रहा हूँ, कुछ एप्पल ऐसे हैं जो कि केवल मोल्डी नहीं है, ये अपना वैल्यू भी लूज कर चुके हैं, मतलब इसको आप फेंकने ही हो गए हैं, राइट ऑफ करना है कम्प्लीटली, लेकिन टेक्निकली अभी भी है वहाँ पे। तो यदि हम बात करें सब स्टैंडर्ड लोन की, तो सब स्टैंडर्ड एसेट क्या होता है कि रिसेंट बैड लोन है, 12 महीना ओवरड्यू हुआ है अभी तक, ठीक है, कुछ वार्निंग साइन है जैसे मिस्ड पेमेंट हुआ है, लेकिन अभी भी चांस है फुल रिकवरी का यदि एक्शन लिया गया तो। डाउटफुल में क्या बताया मैंने, ओल्डर बैड लोन्स है, ओवरड्यू हो चुके 1 साल से ज़्यादा समय के लिए, रिपेमेंट हाईली अनसर्टेन है, बैंक उसे रिकवर करना अनलाइकली समझती है कि रिकवर ना हो पाएगा। और लॉस एसेट मतलब तब होता है जब ये कंफर्म बैड लोन है, जब बैंक ने एक्सेप्ट कर लिया है लोन को, जब वो कंप्लीटली रिटर्न ऑफ और लेकिन अभी तक कंप्लीटली राइट ऑफ नहीं किए गए, यानी बुक से रिमूव नहीं किए गए हैं। राइट ऑफ करने का मतलब कि अपनी बुक से रिमूव करना, ठीक है, ये राइट ऑफ करने का मतलब होता है। तो करने का मतलब कि सब स्टैंडर्ड में माइनर प्रॉब्लम है लेकिन रिकवरी का चांस है, डाउटफुल में मेजर प्रॉब्लम है, फुल रिकवरी है लेकिन अनलाइकली, फुल रिकवरी बहुत ही अनलाइक है, बहुत ही कम चांस है फुल रिकवरी का, और लॉस में कंफर्म लॉस है, हम ऑफिशियली रिमूव होने का वेट कर रहे हैं। लॉस एसेट के बारे में बताया जा रहा है कि बैंक कंफर्म करती है कि लॉस एसेट जो है वो अनकलेक्टेबल है और इसका वैल्यू मिनिमल है, कम से कम वैल्यू है, और इसको सजेस्ट करती है कि इसका स्टेटस जो है एक बैंकेबल एसेट की तरह हो। बैंकेबल एसेट समझते हैं ना आप, ठीक है, तो इसको यदि ये सजेस्ट करना कि ये इसका स्टेटस बैंकेबल एसेट की तरह हो, ये जस्टिफाइड नहीं है, राइट। तो लेकिन कुछ हो सकते हैं, कुछ इसका साल्वेज वैल्यू हो, कुछ रिकवरेबल वैल्यू हो। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इस लॉस एसेट की बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कि लॉस एसेट का बैंकेबल वैल्यू मानना, बैंकेबल एसेट कंसीडर करना, दिस इज रॉन्ग, and there might be some salvage value or recovery value of this loss asset. Now let's talk about some accounts with temporary deficiency. कुछ temporary deficiency वाले account की बात करते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं inadequate drawing power, मतलब कि आपका जो drawing power है वो enough cover नहीं कर पा रहा है। उसके बाद सेकेंड आप देख सकते हैं outstanding balance temporarily exceeding the limit, यानी जो आपका ओवरड्यू रेंट है, जैसे मान लीजिए तो आपका रेंट जो है टेम्पररीली आपके लिमिट को एक्सीड कर सकता है, राइट, रेंट में एक्सीड योर लिमिट, ये पॉसिबिलिटी है, राइट। तो ये ओवरड्यू रेंट हो सकता है या लेफ्ट ओवरड्यू हो सकता है। उसके बाद कुछ स्टेटमेंट मिसिंग हो सकते हैं, यानी कि स्टॉक स्टेटमेंट आपने सबमिट नहीं किया, कस्टमर ने सबमिट नहीं किया टाइमली। और दोस्तों कभी कभी क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल ऑफ लिमिट एक्सपायर कर गया, आउटडेटेड लिमिट हो गया, तो आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट एक्सपायर हो जाता है तो उसको रिन्यूएबल चाहिए होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपके पास एसेट ही नहीं है। तो दोस्तों ये जितने भी केसेस मैंने बताए ना, इनएडिक्वेट ड्राइंग पावर, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, टेम्पररी एक्सीडिंग लिमिट, नॉन सबमिशन ऑफ स्टॉक स्टेटमेंट, नॉन रिन्यूएबल ऑफ लिमिट, तो इस कारण से ऑटोमेटिक ही एनपीए क्लासिफिकेशन नहीं हो जाता। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके पास एसेट है ही नहीं, समझे, ये सभी टेम्पररी इशू है लेकिन एनपीए नहीं है। तो बैंक के पास कुछ गाइडलाइंस होना चाहिए कि जो हमारे टेम्पररी डेफिशिएंसी वाले अकाउंट है उसको कैसे हैंडल करें। अब क्या क्या गाइडलाइंस होना चाहिए वो सुनिए। सबसे पहले क्या गाइडलाइंस होना चाहिए कि जो ड्राइंग पावर है वर्किंग कैपिटल अकाउंट में वो करंट एसेट के एडिक्वेसी से अलाइन होना चाहिए। यानी दोस्तों आपका जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट है, क्रेडिट कार्ड का लिमिट एक तरह का ड्राइंग पावर ही तो होता है, वो रिफ्लेक्ट करे कितना करंट एसेट आपके पास है, ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि आप जो है उन सभी स्टॉक स्टेटमेंट को रेगुलरली अपडेट करवाइए, ठीक है, और ताकि 3 महीना के अंदर ही रहे वो, राइट, विद इन 3 मंथ रेगुलरली अपडेट करवाइए स्टॉक स्टेटमेंट को, 3 महीना से ज़्यादा ओल्ड ना हो, ठीक है, ये भी इंश्योर करना है। तो कहने का मतलब यदि आप स्टॉक स्टेटमेंट को रेगुलरली अपडेट कराएंगे तो ये जो प्रॉब्लम है नॉन सबमिशन ऑफ स्टॉक स्टेटमेंट, ठीक है, फिर तो ये आपका प्रॉब्लम हट जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, आप यदि ड्राइंग पावर को अपने करंट एसेट से अलाइन करेंगे तो ये जो हमारा एक प्रॉब्लम है इनएडिक्वेट ड्राइंग पावर, ये भी प्रॉब्लम हट जाएगा, ठीक है। और बाकी जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है और नॉन रिन्यूएबल ऑफ लिमिट है, देखिए ऑटोमेटिकली जब आप स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करवाएंगे तो लिमिट तो रिन्यू होगा ही होगा, समझ रहे बात को। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं जिससे जो हमारा टेम्पररी डेफिशिएंसी है उसको हम लोग रिकवर कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद और कुछ पॉइंट्स देखिए, और पॉइंट्स क्या बताया जा रहा है। तो दोस्तों अभी तक क्या क्या क्लियर हुआ है पिछले स्लाइड में एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे लॉस एसेट होते हैं ना वो अनकलेक्टेबल होते हैं, मिनिमल वैल्यू के होते हैं, और दूसरी बात कि इसको हम बैंकेबल एसेट से रिमूव करना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि कुछ माइनर इश्यूज होते हैं, माइनर इश्यूज जैसे कि आपका लो क्रेडिट, ओवरड्यू
रेंट, फिर मिसिंग लेवल्स या एक्सपायर्ड लिमिट, तो इसको आप ये सभी एनपीए क्लासिफिकेशन में नहीं जाएगा। फिर दोस्तों कुछ गाइडलाइंस के बारे में बताया जा रहा है कि आप क्रेडिट लिमिट को मैच कीजिए एसेट के साथ, ठीक है, तो ये सभी, और फिर अपना स्टॉक स्टेटमेंट को अप टू डेट रखिए। तो ये सभी गाइडलाइंस होते हैं ताकि हम टेम्प्रोरी डेफिशिएंसी वाले अकाउंट्स को हैंडल कर सकेंगे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है हमारा इरेगुलरिटीज अराइज, इसको समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इट। तो हमारा जो फ्रिज का जो एनालॉजी था उसे हम लोग रिविजिट करते हैं ताकि हम लोग ये इरेगुलर एक्टिविटीज को समझ सकें और लोन अकाउंट अपग्रेड को समझ सकें। इमेजिन कीजिए कि आप जो है ड्राइंग लगातार करवा रहे हैं किसी फ्रिज से बिना उसे रिफिल किए। तो अभी भी मान लीजिए कि फ्रिज जो है ना ऑपरेशनल है, ठीक है, मतलब यूनिट ऑपरेशनल है और आपके पास एनफ फूड है, मतलब अच्छा फाइनेंशियल पोजीशन है, तो ये जो इरेगुलर बिहेवियर है ना वो कंसर्न रेज करेगा स्पॉइलेज के बारे में, यानी एनपीए के बारे में। देखिए इसका मतलब समझिए, मैं समझा रहा हूँ कि मैंने आपको फ्रिज का एग्जाम्पल दिया था, राइट, कि ड्राइंग जो है ना वो 90 दिन तक परसिस्ट हो रहा है। मतलब इसको ऐसे समझिए कि आप फूड ले रहे हैं, यहाँ पे फूड को समझिए ड्राइंग की तरह, ठीक है, यू आर कॉन्स्टेंटली टेकिंग फूड फ्रॉम द फ्रिज, फ्रिज से आप खाना निकाल रहे हैं लगातार, ठीक है, बिना उसे रिफिल किए हुए, उसे रिफिल नहीं कर रहे हैं, खाना डाल नहीं रहे हैं, केवल निकाल रहे हैं, राइट। तो रिफिल क्या हो यहाँ पे, इनकम, समझ रहे हैं बात को। तो ड्राइंग आप करते जा रहे हैं बिना कुछ इनकम डाले। तो चाहे फ्रिज वर्किंग हो, मतलब यूनिट ऑपरेशनल हो, यूनिट ऑपरेशन लिखा है ना, यूनिट ऑपरेशन का मतलब कि फ्रिज आपका वर्किंग कंडीशन में हो, ठीक है, और आपके पास एनफ फूड हो, मतलब अच्छा आप बोरोवर का जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब अच्छा खासा आपके पास खाना बचा हुआ हो। लेकिन ये जो हमारा इरेगुलर बिहेवियर है ना, ये एनपीए के बारे में कंसर्न रेज करेगा। क्या हमारा इरेगुलर बिहेवियर है कि हम ड्राइंग तो करते जा रहे हैं लेकिन उसमें कुछ डाल नहीं रहे हैं, समझ रहे हैं, ये हमारा इरेगुलर ड्राइंग है। यदि हमारा इरेगुलर ड्राइंग चलते रहेगा तो 90 दिन के बाद पता है क्या होगा, 90 दिन के बाद जो है बैंक वरीड होगी लोन स्टेटस के बारे में, समझ रहे हैं बात को। तो इरेगुलरिटी तब एराइज होता है जब हमारा इरेगुलर ड्राइंग लगातार 90 दिन तक चलते रह रहा है, मतलब फ्रिज से हम खाना निकालते जा रहे हैं और बदले में कुछ डाल नहीं रहे हैं। मतलब वही एग्जाम्पल के तौर पर मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। तो आपका फ्रिज चाहे ऑपरेशनल भी क्यों ना हो, बोरोवर का फाइनेंशियल पोजीशन सेटिस्फैक्ट्री ही क्यों ना हो, इरेगुलरिटी वहां पे राइज हो जाता है, समझे। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है हमारा रेगुलर एंड एडहॉक क्रेडिट लिमिट मस्ट बी रिव्यूड और रेगुलराइज्ड विद इन 3 मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट और डेट ऑफ द एडहॉक सैंक्शन। क्या मतलब होता है इसे समझिए। तो क्रेडिट लिमिट को समझिए कि आपके फ्रिज पे लेवल है, ठीक है, फ्रिज आइटम पे लेवल है, उसे आप क्रेडिट लिमिट को समझिए, समझे। तो ये क्रेडिट लिमिट आपको बताता है कितना आप निकाल सकते हैं और कब इसे रिव्यू करना है, ठीक है। हाउ मच यू कैन टेक आउट, क्रेडिट लिमिट क्या बताता है कि हाउ मच यू कैन टेक आउट, ठीक है, और कब इसे रिव्यू चाहिए, व्हेन इट विल नीड रिव्यू, ठीक है। ये कौन बताएगा आपको, क्रेडिट लिमिट बताएगा। तो यहाँ पे बात हो रही है आउटडेटेड क्रेडिट लिमिट की। तो क्रेडिट लिमिट को समझिए कि आपके फ्रिज पे लेवल है, ये लेवल आपको बताएगा कि कितना आप निकाल सकते हैं और कब इसे रिव्यू चाहिए। जैसे रिव्यू मतलब कि रिन्यूएबल, समझे, रिव्यू का मतलब क्या होता है, रिन्यूएबल होता है। तो ये जो हमारे रेगुलर और स्पेशल क्रेडिट लिमिट होते हैं उनको रिव्यू चाहिए 3 महीने के अंदर। यहाँ देखिए लिखा हुआ है रेगुलर और एडहॉक क्रेडिट लिमिट मस्ट बी रेगुलराइज्ड विद इन 3 मंथ। पहला पॉइंट कि रेगुलर और स्पेशल क्रेडिट लिमिट वाला जो लेवल है उसको 3 महीने के अंदर रिव्यू चाहिए, या नहीं तो तब रिव्यू चाहिए जब वो क्या हो जाए, आउटडेटेड हो जाए, ठीक है। आउटडेटेड मतलब क्या मतलब हुआ कि आपने ड्यू डेट के बाद उसे रिन्यू नहीं किया। यदि उसको आप अगले 6 महीने तक और इग्नोर करेंगे, ये देखिए लिखा है 180 डेज मतलब 6 महीना होता है ना, यदि आप उसे 6 महीना तक और इग्नोर करेंगे तो बैंक कंसीडर करेगी कि ये हमारा जो एसेट है वो एनपीए हो गया है, जब तक आप उस लेवल को एक्टिवली फिक्स ना कर दें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, समझिए। आपने जो रेगुलर और एडहॉक क्रेडिट लिमिट है उसे आपको रिव्यू करना है, रेगुलराइज करना है 3 महीना के अंतर्गत जिस दिन से ड्यू डेट हुआ है। यदि आप उसे नहीं रिव्यू करते हैं विद इन 180 डेज, ठीक है, 180 डेज यानी कि 6 मंथ, तो अकाउंट को हम एनपीए मान लेंगे जब तक एविडेंस नहीं प्रोवाइड किया जाए कि रिन्यूएबल जो है अंडर वे है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इरेगुलरिटीज जो भी है टेम्प्रोरी डेफिशिएंसीज में, मैंने बोला ना टेम्प्रोरी डेफिशिएंसी को होने का मेन कारण है इरेगुलरिटीज। तो इरेगुलरिटीज यदि ऐसा 90 दिन तक परसिस्ट करता है, कंटिन्यूस दिन तक, तो
इरेगुलरिटी तब भी अराइज होगा यदि हम इरेगुलर ड्राइंग कर रहे हैं लगातार 90 दिन तक, चाहे बोरोवर का फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा ही क्यों ना हो। और दूसरी बात क्या कि रेगुलर और एडहॉक क्रेडिट लिमिट को आपको रिव्यू करना है 3 महीना के अंतर्गत, और यदि आप इसे रिव्यू नहीं करते हैं अगले 6 महीना में तो अकाउंट को एनपीए मान लिया जाएगा, ठीक है, जब तक आप एविडेंस नहीं देंगे। अब जरा बात करते हैं इस मेस जो हमारा हमने क्रिएट किया उसको कैसे क्लीन अप करें, यानी अकाउंट लोन अकाउंट को अपग्रेड कैसे करें। आइए दोस्तों समझते हैं। जितने भी फ्रीज होते हैं ना उनके जो मिसहैप है वो परमानेंट नहीं होते हैं। लोन अकाउंट जिनको आपने एनपीए में क्लासिफाई कर दिया उसको आप अपग्रेड कर सकते हैं। यू कैन अपग्रेड दोज एनपीए लोन अकाउंट टू ए स्टैंडर्ड लोन अकाउंट। स्टैंडर्ड में अपग्रेडेशन पॉसिबल है यदि आप कुछ स्टेप लेते हैं। तो क्या क्या स्टेप लिया जाता है पहले मैं समझाता हूं। सबसे पहले आप ये स्टेप लीजिए कि जो आपके पास ओवरड्यू बिल है, जो आपके पास ओवरड्यू बिल है उसे पे करवा दीजिए। मतलब आप ऐसे समझिए कि आप कैच कर रहे हैं अपने आप को फूड एरियर, यहाँ देखिए लिखा है ना एरियर, जो मतलब जो फूड का बिल बना हुआ है, पुराना बिल है जिसको अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया, एरियर। तो बोरोवर यदि एरियर पे कर दे इससे क्या होगा कि आपका जो एसेट का स्टेटस है वो बैक टू स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो एक ये तरीका है कि बोरोवर से आप जो एरियर है इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का वो पे करवा दें, तो आपका अकाउंट एनपीए अकाउंट ऑलरेडी अपग्रेड हो जाएगा हमारे स्टैंडर्ड अकाउंट में। दूसरा कंडीशन क्या है कि जो हमारा टेम्पररी इशू है उसको आप फिक्स कर लें। कभी कभी क्या होता है कि अकाउंट एनपीए इसलिए हो जाता है क्योंकि कुछ टेम्पररी इशू होते हैं, जैसे कि रिस्ट्रक्चरिंग, जैसे कि डिलेड बिजनेस लॉन्च। यहाँ देखिए लिखा है ना नॉन अचीवमेंट ऑफ द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कमर्शियल ऑपरेशन। पूछा जा सकता है डीसीसीओ का फुल फॉर्म याद रख लीजिए, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन। मतलब एक तरह से समझिए कि इसका मतलब ये हुआ कि डिलेड लॉन्च हुआ आपका, इसको कैसे भी कह सकते हैं डिलेड बिजनेस लॉन्च। तो एक ये भी कारण है, मतलब आपका बिजनेस ही देरी से लॉन्च हुआ। तो इन सभी इशू को रिजॉल्व करने से आपको एक अपग्रेडेशन मिलेगा आपके लोन अकाउंट में। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अभी स्लाइड से हमें क्या क्या क्लियर हुआ। पहला पॉइंट ये क्लियर हुआ कि यदि हम लगातार ज्यादा से ज्यादा विड्रॉ करते जाएंगे तो ये एनपीए का कंसर्न रेज करेगा, चाहे हमको सब कुछ ओके भी क्यों ना दिख रहा हो। इसीलिए यदि लगातार 90 दिन तक हम ओवर ड्रॉ करते जा रहे हैं, कुछ डाल नहीं रहे हैं, तो ये एनपीए का कंसर्न रेज करेगा ही करेगा। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया आपको, आउटडेटेड लिमिट के बारे में। तो यदि आपको क्रेडिट लिमिट यदि आप क्रेडिट लिमिट को रिव्यू करना लंबे समय तक इग्नोर कर देंगे तो आपका लोन एनपीए में आ जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या बताया आपको कि आप ओवरड्यू बिल को पे कीजिए, बोरोवर से पे करवाइए और टेम्पररी इशू को फिक्स कीजिए, तो आपका लोन स्टेटस जो है फिर से अच्छे स्टैंडर्ड में आ जाएगा। तो दोस्तों दिस इज द एसेंस ऑफ आवर क्लास। आई ट्राई टू क्लियर ईच एंड एवरी कंसेप्ट एंड ऑल्सो प्रोवाइड द शॉर्टेस्ट रिवीजन पॉसिबल। मैं आपको तीन पॉइंट में चीज़ों को समझा रहा हूँ। चलिए तो एक पहले तो मैं डिटेल में समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपको समराइज कर रहा हूँ फैक्ट को। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। अगला स्टेटमेंट है हमारा स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, राइट, यानी कि रिस्ट्रक्चरिंग द फ्रिज। तो आपको फ्रिज एनालॉजी याद है और जो लोन अकाउंट जिनको हमने एनपीए के रूप में मार्क किया। अब दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि कैसे उनको हम क्लीन करें, क्या स्पेसिफिक रूल है रिस्ट्रक्चरिंग का और स्मॉल बिजनेस लोन का, ये देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला ये है, इमेजिन कीजिए कि आपके फ्रिज में कुछ रिपेयर की रिक्वायरमेंट है। तो आपने क्या किया, आपने टेम्पररी जो है स्विच कर गए एक कूलर में, ठीक है। अभी आपको फ्रिज में कुछ रिपेयर करवाना था तो आप बोले कि चलो अभी फ्रिज को छोड़ देते हैं, अभी कूलर में जाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिस्ट्रक्चरिंग। क्या बोलते हैं, रिस्ट्रक्चरिंग। तो एवन दो जो हमारा खाना था ओरिजिनल फ्रिज में, यानी कि जो एनपीए है फूड, हाँ फूड इजंट इन द ओरिजिनल फ्रिज, मतलब जो अभी खाना जो हमारा ओरिजिनल फ्रिज में था वो तो नहीं है रहा, राइट, लेकिन मतलब एनपीए हो गया था ना वो, लेकिन अभी भी एक होप है। आप यदि स्पेसिफिक गाइडलाइन को फॉलो करेंगे फ्रिज को फिक्स करने का, यानी रिस्ट्रक्चर प्लान यदि सही से फॉलो करेंगे एज पर बैंक इंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो अभी भी होप है उसमें। और जब ये फिर से ठीक से काम करना लगे, जब वो पुराना फ्रिज फिर से ठीक से काम करना लगे तो जो खाना है वो वापस जा सकता है और आपका लोन स्टेटस को अपग्रेड किया जा सकता है। तो वही कहा जा रहा है कि स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन हो अपग्रेडेशन का इन केस ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग और डीसीसीओ शुड बी फॉलोड, ठीक है। तो आपका क्या है कि फिर से एनपीए अकाउंट वापस जो है इसमें आ सकता है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कि एमएसएमई अकाउंट की। स्पेशल केस है स्मॉल फ्रिज के लिए, स्मॉल फ्रिज एग्जांपल के तौर पर मैं ले रहा हूं। अब मान लीजिए कि एमएसएमई बिजनेस आप समझते हैं ना, जिसका लोन 25 करोड़ से कम तक का है, तो उनको अपग्रेड कैसे करें। तो यदि मान लीजिए कि आपने रिस्ट्रक्चरिंग कर लिया, मतलब आपने फ्रिज को रिपेयर कर लिया। फ्रिज को रिपेयर करने के बाद और जो पहला पेमेंट हुआ आपको, ठीक है, आफ्टर रिपेयरिंग एंड द फर्स्ट पेमेंट,
ठीक है। तो आपने क्या किया कि ये सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस दिया है पूरे साल के लिए, ठीक है। तो मतलब आपको फॉर एमएसएमई अकाउंट विद लैंडर एग्रीगेट एक्सपोजर बिलो 25 करोड़ अपग्रेडेशन टू स्टैंडर्ड कंसीडर्ड इफ द अकाउंट्स ऑफ सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड, ठीक है। तो स्पेसिफिक पीरियड में अकाउंट यदि सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस शो कर रहा है तो आप उसे अपग्रेड कर सकते हैं एमएसएमई अकाउंट को स्टैंडर्ड में, ठीक है। कोई ओवरड्यू बिल नहीं है, ठीक है, पूरे 1 महीने तक, तो चीज़ें यहाँ सही दिख रही हैं तो आप उसे अपग्रेड कर सकते हैं। अब ये स्पेसिफिक पीरियड कब से होता है? 1 साल से होता है, राइट। इफ दिस स्पेसिफिक पीरियड इज 1 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट पेमेंट। तो समझिए बात को, डीसीसीओ मैंने आपको बताया था ना, डीसीसीओ, तो स्पेसिफिक पीरियड क्या होता है कि कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, वहां से 1 साल का होता है जो भी लेटर हो, ठीक है। स्पेसिफिक पीरियड इज 1 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल विच एवर इज लेटर ऑन द क्रेडिट फैसिलिटी विद द लॉन्गेस्ट मोरिटोरियम अंडर द रिस्ट्रक्चर पैकेज। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म आया है सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। इसका क्या मतलब होता है? देखिए लिखा है ना, इसका मतलब होता है कि कोई पेमेंट या इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ओवरड्यू नहीं है 30 दिन से ज़्यादा तक, ठीक है। तो यही पॉइंट समझाया जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आप स्ट्रक्चर स्पेसिफिक गाइडलाइन को फॉलो कीजिए जो लोन इशूज है उसे फिक्स करने के लिए। स्मॉल बिजनेस के लिए बताया जा रहा है कि रेगुलर पेमेंट हो 1 साल तक रिस्ट्रक्चरिंग के बाद और कोई मेजर ओवरड्यू बिल नहीं हो, ठीक है। इससे हमें अपग्रेडेशन मिल सकता है और कैश फ्लो अकाउंट में एक्स्ट्रा केयर चाहिए, कोई मेजर ओवरड्यू पेमेंट ना हो 2 महीना तक। तो ये तीनों पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और हम लोग देखते हैं दोस्तों एक और पॉइंट यहाँ समझाया जा रहा है कि डोंट ओवरफिल द पेंट्री, यानी कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट कैसे बताया जा रहा है। देखिए कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट अकाउंट यदि है, ठीक है, तो उसमें क्या बताया जा रहा है कि जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है शुड नॉट एक्सीड द सैंक्शन लिमिट और ड्रॉइंग पावर फॉर मोर देन 30 डेज। मैं आपको फ्रिज वाला एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। एक मान लीजिए कि ओपन पेंट्री है जिसको मेक ओवर चाहिए, रिस्ट्रक्चरिंग चाहिए, लेकिन मेक ओवर करने के बाद एक एक्स्ट्रा रूल है कि कोई स्पिल्स नहीं होगा, कोई ओवर फिलिंग नहीं होगा 1 महीना तक, यानी आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है लिमिट को एक्सीड करेगा 30 दिन तक। तो आपको ये कंट्रोल के अंदर रखना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग अमाउंट शुड नॉट एक्सीड द सैंक्शन लिमिट और ड्रॉइंग पावर फॉर मोर देन 30 डेज। दिस रूल इज एप्लीकेबल फॉर ओवरड्राफ्ट अकाउंट और सीसी अकाउंट। जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो सैंक्शन लिमिट या ड्रॉइंग पावर से ज़्यादा ना हो 30 दिन तक, ठीक है। ये पॉइंट है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों जितने भी तरह के लोन अकाउंट्स होते हैं जिसको हमने इनिशियली एनपीए में क्लासिफाई किया था, उनको यदि अपग्रेड मिलता है तो उसके लिए आपको अपग्रेड के लिए कंसिस्टेंट अच्छा बिहेवियर चाहिए ही चाहिए, राइट। अपग्रेडेशन तभी पॉसिबल है जब अच्छा बिहेवियर होगा। मतलब क्या हुआ, सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस हो रहा है मॉनिटरिंग पीरियड के दौरान, ठीक है। मतलब जितने भी आउटस्टैंडिंग लोन्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वो सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस क्या होता है? अभी मैंने आपको समझाया था पिछले स्लाइड में। देखिए सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस का मतलब कि कोई भी पेमेंट, चाहे इंटरेस्ट हो चाहे प्रिंसिपल हो, वो 30 दिन से ज़्यादा तक ओवरड्यू ना हो, समझे, तभी जाके उसे हम अपग्रेड करते हैं। यही होता है सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। दोस्तों यदि मॉनिटरिंग पीरियड की बात करें तो मॉनिटरिंग पीरियड स्टार्ट कब से होता है? जब रिस्ट्रक्चरिंग प्लान हमने लाया, और खत्म कब तक होता है? जब तक रिस्ट्रक्चरिंग लोन का 10%, कम से कम 10% को हमने रिपे ना कर दिया हो। तो यही होता है हमारा मॉनिटरिंग पीरियड। कब शुरू हुआ? जब से हमने रिस्ट्रक्चरिंग को इंप्लीमेंट किया। और खत्म कब होता है? जब तक आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल डेब्ट का 10% अमाउंट तक हमने पेमेंट ना करवा दिया हो, ठीक है। तो ये पॉइंट है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है नो अर्ली अपडेट। मतलब अच्छा बिहेवियर होने के बावजूद आप लोन स्टेटस को इमीडिएटली अपग्रेड नहीं करेंगे। एक मिनिमम वेट टाइम होता है 1 साल का। 1 साल का वेट टाइम है, ठीक है, पहले पेमेंट से लोन पे विद द लॉन्गेस्ट रीपेमेंट पावर, जिसको हम लोग मॉनिटोरियम पीरियड कहते हैं, ठीक है। मतलब अपग्रेडेशन 1 साल से पहले नहीं हो सकता। कमिटमेंट ऑफ द फर्स्ट पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट ऑन द क्रेडिट फैसिलिटी विद द लॉन्गेस्ट मॉनिटोरियम अंडर द रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इस स्लाइड से क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारे कैश फ्लो अकाउंट है, जैसे ओवरड्राफ्ट अकाउंट, सीसी अकाउंट, उसमें आपको एक्स्ट्रा केयर देना पड़ेगा रिस्ट्रक्चरिंग के बाद कि कोई मेजर ओवरड्रॉ ना हो 1 महीना के लिए। समझ रहे हैं ना? रिस्ट्रक्चरिंग आपने करवा लिया, लेकिन सीसी और ओडी अकाउंट में दोस्तों आपको एक्स्ट्रा केयर ये देखना पड़ेगा कि जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो सैंक्शन लिमिट को 30 दिन तक ज़्यादा तक सैंक्शन लिमिट से ज़्यादा ना हो अगले 30 दिन तक। उसके बाद सारे अकाउंट को अपग्रेड कर सकते हैं यदि पेमेंट कंसिस्टेंट हो मॉनिटरिंग पीरियड के दौरान। मॉनिटरिंग पीरियड कब से स्टार्ट होता है? रिस्ट्रक्चरिंग से स्टार्ट होता है। खत्म कब तक होता है? जब तक रिस्ट्रक्चर्ड लोन का 10% कम से कम आपने
रिपे ना कर लिया हो। और लास्ट पॉइंट है, अपग्रेडेशन नहीं होगा 1 साल से पहले, फर्स्ट पेमेंट के 1 साल से पहले, ठीक है, जिस लोन का लॉन्गेस्ट रिपेमेंट पाउच है। तो ये सभी चीज़ आपको ध्यान रखने हैं रिस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड और एनपीए अकाउंट के अपग्रेडेशन से रिलेटेड। अब बात करते हैं हम लोग अकाउंट रेगुलराइज नियर अबाउट बैलेंस शीट डेट, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, बोरोवर अकाउंट। तो इमेजिन कीजिए सडनली आपने क्या किया, आपने फ्रिज को फिल कर लिया, मतलब लोन पेमेंट कर दिया बिफोर द इंस्पेक्टर कम, बिफोर बैलेंस शीट डेट। मतलब बैलेंस शीट डेट से पहले क्या हुआ कि आपने लोन पेमेंट कर दिया, तो यहाँ पे सस्पिशन आ सकता है। यहाँ पे क्या आ सकता है, सस्पिशन आ सकता है। बैंक को केयरफुली एसेस करना है ऐसे अकाउंट में जिसमें 1 या 2 रिसेंट पेमेंट हुए हैं। यदि एविडेंस शो करता है कुछ प्रॉब्लम या इनहेरेंट वीकनेस शो करता है पास्ट बिहेवियर के बेसिस पे, तो अकाउंट को हम लोग एनपीए मान सकते हैं। समझिए बात को, फिर से समझिए। बोरोवर अकाउंट विद सॉलिटरी और फ्यू क्रेडिट नियर बैलेंस शीट डेट नीड केयरफुली हैंडलिंग। मतलब अभी बैलेंस शीट डेट आने वाला है, बैलेंस शीट बनाने का डेट आने वाला है, उससे पहले जो है ना एक कस्टमर ने क्या किया, कुछ पैसा जमा करवा दिया। तो अब यहाँ पे आपको जैसे ही बैलेंस शीट डेट आने वाला था, जस्ट पहले कस्टमर ने पेमेंट करवाया इस अकाउंट में, तो यहाँ पे सस्पिशियन होना चाहिए। बैंक को केयरफुली एसेस करना है ऐसे अकाउंट को जिसमें 1 से 2 रिसेंट पेमेंट हुए हैं। यदि कहीं प्रॉब्लम दिखता है आपको पास्ट बिहेवियर के बेसिस पे, तो आप उसे एनपीए ही रहने दीजिए। दूसरी बात क्या है, 1 बोरोवर मल्टीपल फ्रिजेज। अब इसको समझिए, मतलब फैसिलिटी वाइज वर्सेस बोरोवर वाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे 1 बोरोवर मल्टीपल फ्रिजेज यहाँ दिखा है ना, बोरोवर वाइज और फैसिलिटी वाइज। यदि अकाउंट इनहेरेंट वीकनेस शो कर रहा है तो इसको आप एनपीए ट्रीट कीजिए। जेन्युइन केसेस में बैंक सेटिस्फैक्टरी एविडेंस प्रोवाइड करे ऑडिटर्स को या इंस्पेक्टिंग ऑफिसर को अकाउंट रेगुलाइजेशन के रिगार्डिंग, ताकि डॉट को एलिमिनेट कर सके। डॉट तो अराइज हो गया, क्यों डॉट अराइज हुआ, क्योंकि बैलेंस शीट डेट से पहले उसमें क्रेडिट आ रहा है उस अकाउंट में, पहले क्रेडिट नहीं आ रहा था। तो आपको ये देखना है कि उसमें कोई वीकनेस तो नहीं था अकाउंट में, ठीक है। तो यदि वीकनेस है तो अभी इसको एनपीए ही रहने दीजिए। लेकिन यदि वीकनेस नहीं है, कुछ जेन्युइन केसेस हैं, तो बैंक ऑडिटर को सेटिस्फैक्टरी एविडेंस प्रोवाइड करे कि अकाउंट रेगुलर होने वाला है। अच्छा, एक और टर्म है बोरोवर वाइज और नॉट फैसिलिटी वाइज। इसको समझिए, आप अलग अलग लोन को बैंक, एक ही बैंक जो है डिफरेंट टाइप्स के लोन दे रही है, उसको आप समझिए कि मल्टीपल फ्रीजेज है एक बोरोवर के लिए, ठीक है। तो लोन क्लासिफिकेशन कंसीडर करे सारे फैसिलिटीज को एक साथ, इंडिविजुअली कंसीडर नहीं करे। समझिए इसको, क्या मैं रिपीट कर रहा हूं कि लोन क्लासिफिकेशन जो है सारे फैसिलिटीज को एक साथ कंसीडर करे, इंडिविजुअली कंसीडर ना करे। मतलब जैसे कि एक लोन अच्छा दिखता है रिसेंट पेमेंट के साथ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बाकी जो लोन है वो भी क्लीन है यदि वो ओवरड्यू हो रहे हैं। तो आपको डिक्लेयर नहीं करना है आपके होल किचन को स्पॉटलेस इफ जस्ट 1 फ्रिज इज ऑर्गेनाइज। मतलब एसेट क्लासिफिकेशन शुड बी बोरोवर वाइज एंड नॉट फैसिलिटी वाइज टू अकाउंट फॉर ऑल फैसिलिटी ग्रांटेड टू अ बोरोवर। तो लोन क्लासिफिकेशन कंसीडर करे सारे लोन जो बोरोवर ने ले रखा है, केवल एक इंडिविजुअल लोन को कंसीडर ना करे, ठीक है। मतलब एक बोरोवर ने मान लीजिए कि बहुत सारा लोन ले रखा है एक बैंक से, तो आपको सारा लोन देखना है, केवल एक सिंगल लोन नहीं देखना है, ठीक है। एक अच्छा लोन जो है बाकी बैड लोन को इरेज नहीं करता है, समझे, ये चीज ध्यान रखना है। तो वही बताया जा रहा है कि एक बोरोवर ने 10 तरह का लोन ले लिया, 5 लोन ले लिया। अब ये लोन में चले अच्छा पेमेंट आ रहा है, लेकिन बाकी में बहुत खराब स्थिति है, तो आप उसे बोरोवर वाइज कंसीडर कीजिए। तो आप बाकी को अच्छा लोन नहीं मान सकते हैं क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं अच्छा नहीं है, समझे। तो उसके बाद अभी तक क्या क्या हमने देखा, आप लास्ट मिनट पेमेंट को एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो आपके लॉन्ग टर्म लोन इशू को इरेज कर लेगा। बैंक को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है, और लोन क्लासिफिकेशन जो है सारे लोन बाय बोरोवर कंसीडर करेगा, इंडिविजुअल लोन नहीं कंसीडर करेगा। एक अच्छा लोन जो है बाकी बैड लोन को इरेज नहीं करता है। तो होपफुली आपको ये स्लाइड का एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पार्ट 1 लेक्चर यूनिट नंबर 28 का। बाकी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।